हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। द इल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड आंदोलन के संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि झारखंड आंदोलन के कितने संगठन थे, कौन कौन से संघ थे, कितनी सभाएं थी। सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपके लिए जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। चूँकि यह टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो झारखंड आंदोलन के जितने भी संगठन थी, जितने भी सभाएं थी या जितने भी संघ थे, सारे चीज़ों का उदय सिर्फ एक ही कारण से हुआ था। वो कारण था कि झारखंड को अलग राज्य बनाना है, पर्पस यही था। तो इसका इतिहास काफ़ी लंबा रहा है और इसमें अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा योगदान दिया गया था। तो अलग राज्य के निर्माण में अलग अनेक छोटे छोटे संगठन, संघ या संस्थाएं, सभाएं जो थी, उसका हाथ रहा है। उसमें सबसे पहला है ढाका छात्र संघ। तो ढाका छात्र संघ की स्थापना 1910 में की गई थी और इसकी स्थापना सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग के जे वार्थोलेमन ने कुछ ईसाई मिशनरियों की सहायता से आदिवासी छात्रों की शिक्षा नीति के तहत की गई थी या की थी। तो आपने जाना कि ढाका छात्र संघ की स्थापना 1910 में हुई है और इसका संस्थापक कौन है, तो जे वार्थोलेमन और कुछ ईसाई मिशनरी की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। तो ईसाइयों को मिलाकर ही जे वार्थोलेमन ने इसकी जो है स्थापना की थी। तो ढाका छात्र जो विद्यार्थी परिषद है या फिर ढाका छात्र संघ की जो रांची शाखा है, इसमें 1912 में एसपी इंस्टीट्यूट रांची में अली बाबा 40 चोर नाटक का मंचन किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखें। अली बाबा 40 चोर, मैं आशा करता हूं कि आप जानते होंगे कि अली बाबा 40 चोर नाटक क्या है। इसमें 40 चोरों की कहानी और अली बाबा एक अकेला आदमी का कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर था, उसका राजपाट था। पर्शियन का ये एक नाटक है। पर्सिया मतलब आज का जो ईरान है या फिर इराक का एरिया है। ईरान, आप मेनली ईरान रखें। ईरान का जो एरिया है उसी के वहीं का यह नाटक है। तो वहाँ पर उस नाटक को मंचन किया गया या उस नाटक का मंचन किया गया। बाद में इस संगठन ने छोटा नागपुर के आदिवासियों के सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण को अपने उद्देश्य में भी शामिल कर लिया। पहले तो यह उद्देश्य नहीं था, लेकिन बाद में अपना उद्देश्य रखा कि आदिवासियों के सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण भी किया जाए। जब यह अस्तित्व में आया तो इसने काफ़ी अच्छा काम भी किया, लेकिन यह संगठन अधिक दिन तक अस्तित्व में नहीं रह पाया क्योंकि बहुत सारे इसमें कमियां थी। तो ये बाद में ये डिज़ोल्व हो गया। और जब डिज़ोल्व होने का एक और कारण था कि 1915 में वार्थोलेमन जो थे वो संत पॉल स्कूल के शिक्षक बन गए थे। तो जब शिक्षक या बने तो इसको इस परिषद से या फिर कहें तो ढाका छात्र संघ से इसको निकाल दिया गया और ढाका छात्र संघ का नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया। अब हम लोग पढ़ते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज ने आदिवासियों के लिए नौकरी तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने की मांग की। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें कि सबसे पहले किसने आदिवासियों के लिए नौकरी तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने की मांग की। तो आपका आंसर होना चाहिए छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो इसकी सदस्यता जो है वो सिर्फ आदिवासी ही ले सकते थे। तो आप कहें तो यह सीमित थी सिर्फ आदिवासी तक। सबसे पहले छोटा नागपुर उन्नति समाज ने बिहार से अलग होकर बंगाल या ओडिशा के साथ नागपुर को एक उपराज्य बनाए जाने की वकालत की। उस समय ग्रामीण क्षेत्र में उन्नति समाज का कोई प्रभाव नहीं था। ये ग्रामीण क्षेत्र में अपना काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यह संगठन सिर्फ आदिवासियों तक ही सीमित था और इसमें वही भाग ले सकते थे। जब आप एक संघ में रहते हो और आप पूरे काम फुल फ्लेजर के साथ करना चाहते हो तो आपको अलग अलग कम्युनिटी को जोड़ना पड़ेगा। अब अलग अलग क्षेत्र में जाके फील्ड में वर्क करना पड़ेगा। तो आपको अलग अलग कम्युनिटी की मतलब एक कहे तो ज़रूरत होगी। तो इसमें तो वो था नहीं, सिर्फ आदिवासी ही इसमें रह सकते थे, इसलिए यह काम नहीं कर पा रहे थे ग्रामीण क्षेत्र में। उन्नति समाज के कुछ नेता थे, वो कौन थे? पाल दयाल, ठेवले उरांव, बंदी उरांव तथा जूलियस लकड़ा। इन सारे नेताओं का आप नाम याद रखिएगा कि उन्नति समाज के नेता कौन कौन थे। तो पाल दयाल, ठेवले उरांव, बंदी उरांव तथा जूलियस लकड़ा ये प्रमुख थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया
तो आदिवासियों के प्रतिनिधित्व इस आयोग से मिले। आदिवासियों के प्रतिनिधित्व मतलब कि यही नेताएं जो थे नेता जो वो इससे जाकर मिले और इन्होंने आदिवासियों के लिए अलग से एक पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग की। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जेपीएससी के मैं अपने तरफ से कह सकता हूँ कि ये आप जब आंसर लिख रहे हो जेपीएससी मेंस में, तो आपको यह टॉपिक या फिर यह लाइन आपको देना चाहिए, जिससे आपको एक अलग पॉइंट मिल सकता है और आपका आंसर उतना ही अच्छा बन सकता है। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो आदिवासियों के प्रतिनिधि जो थे नेताएं, उन्होंने आदिवासियों के लिए अलग से एक पृथक सामाजिक इकाई की मांग की। तो सबसे पहले किसने मांग की? तो आपको याद रखना है कि आदिवासी जो थे उन्नति समाज उन्होंने की, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। कुछ समय बाद पाल दयाल और ठेवले उरांव जो है वो छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग हो गए और किसान की अलग पार्टी स्थापित की। किसानों के लिए एक अलग पार्टी की स्थापना की गई थी इन दोनों के द्वारा, जिनका नाम था पाल दयाल और ठेवले उरांव। तो पाल दयाल और ठेवले उरांव जो है वो पहले किस पार्टी में थे? वो थे छोटा नागपुर उन्नति समाज में। बाद में उन्होंने इस संगठन को छोड़ दिया या फिर इस सभा को छोड़ दिया और अलग एक पार्टी बनाया जो किसानों के लिए था, जिसका नाम रखा गया किसान सभा। अब आगे हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर कैथोलिक समाज। तो लुथरन, एंग्लिकन तथा कुछ और ईसाई आदिवासी जो थे वो 3 सभा में नेता थे। मतलब तीनों, ये जो दोनों है वो कुल मिलाकर 3 सभाओं में नेता थे। तो वो कौन कौन सी सभा थी? विद्यार्थी सभा थी, छोटा नागपुर उन्नति समाज था और किसान सभा, जो ये तीनों है। इसमें ये दोनों जो है लुथरन, एंग्लिकन और कुछ ईसाई, ये दोनों इन सभी में नेता थे। तो तीनों में से किसी भी दल में कैथोलिक जो थी समाज, उसको शामिल नहीं किया गया था। तो इसका परिणाम हुआ, यदि आप कैथोलिक को शामिल नहीं करोगे तो कैथोलिक अपना एक अलग संस्था बना लेगी या फिर आप कहें तो एक अलग सभा बना लेगी। तो हुआ भी यही, ये तीनों में कैथोलिकों का जगह नहीं दिया गया। तो कैथोलिक जो थे वो अलग होकर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की। तो इस कैथोलिक सभा के अध्यक्ष जो हुए वो हुए बेनिफेसो लकड़ा। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कैथोलिक सभा का अध्यक्ष कौन था। तो आपको ये आंसर देना है कि कैथोलिक सभा का अध्यक्ष जो है वो है बेनिफेसो लकड़ा और इसका कार्यालय रांची हुआ था, प्रधान कार्यालय रांची। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनाव में इस संगठन ने भाग लिया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसे भी याद रखें। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा फैक्ट आपको बताया जाए, कहीं भी आपको कुछ छोड़ा नहीं जाए, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं। कैथोलिक सभा द्वारा चुनाव में खड़े हो 2 उम्मीदवार निर्वाचित हुए। कैथोलिक सभा के एंगिक बेक जो 1936 से 1940 ईस्वी तक रांची के प्रतिनिधित्व रहे, वो यहाँ से जीते थे और यहाँ के प्रतिनिधित्व थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो आप इस लेक्चर को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।